हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएस विद ईशा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दी चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो चार्टर एक्ट हमारा, अगर हम बात करें, हमने काफ़ी सारे एक्ट्स पढ़े थे। इससे पहले हमने रेगुलेटिंग एक्ट किया है 1773 का, फिर क्विट्स इंडिया एक्ट किया था हमने 1784 का। तो ये सब जो थे इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं था, लेकिन 1793 के आगे जितने भी चार्टर एक्ट आएंगे उसके लिए हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें पढ़ने के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको पढ़ेंगे। ये हिस्ट्री के पर्पज़ से है, पॉलिटी के पर्पज़ से तब करवाऊंगी जब पॉलिटी के लिए हम पढ़ेंगे। तो जो चार्टर एक्ट आया था 1793 का, कहने का मतलब इसमें ये था कि ये हर 20 साल के लिए एक्सटेंड होती थी। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। दिस एक्ट कंटिन्यूड द कंपनीज रूल। ये जो एक्ट है ये कंटिन्यू करता था कंपनी के रूल को। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है यहाँ पे। ओवर द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। तो ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आके रूल करने लग गए थे तो उनके पास कुछ ट्रेडिंग के राइट्स थे इंडिया में ट्रेड करने के लिए। तो ये एक्ट लाते थे बार बार वो, ताकि वो अपने ट्रेडिंग के राइट्स को हर 20 साल के लिए एक्सटेंड कर सके। तो वो 1793 से स्टार्ट हुआ था। इट कंटिन्यूड द कंपनीज ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया फॉर अनदर 20 ईयर्स। यानी कि ये जो है चार्टर एक्ट 1793 का, ये इंडिया में आया था क्या करने के लिए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो ट्रेड की मोनोपोली थी, मोनोपोली कहने का मतलब होता है कि सिर्फ यही एक कंपनी थी इंग्लैंड से या ब्रिटेन से ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, ब्रिटेन एक कंट्री थी उस टाइम पे और ईस्ट इंडिया कंपनी इनकी एक ट्रेडिंग कंपनी थी। इसका मतलब यहाँ पर और भी ट्रेडिंग कंपनीज होगी, लेकिन सिर्फ इंडिया में ट्रेड करने के लिए जो राइट्स थे वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे। और वही ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, हर 20 साल के लिए चार्टर एक्ट के अंदर अपनी जो मोनोपोली है वो एक्सटेंड करवाती जाती थी। ये जो एक्ट है स्टैब्लिश करता था दैट एक्विजिशन ऑफ सॉवर्निटी बाय द सब्जेक्ट्स ऑफ द क्राउन इन बिहाफ ऑफ द क्राउन एंड नॉट इज इन इट्स ओन राइट्स। कहने का मतलब है कि जो एक्ट स्टैब्लिश हो रहे थे 1793 का चार्टर एक्ट, इसके बाद फिर 1813 का चार्टर एक्ट आएगा, फिर 1833 का आएगा। तो ये एक्ट एक्चुअली में करना क्या चाहते थे, इस एक्ट के थ्रू जो सॉवर्निटी है इंडिया की वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही थी क्राउन की वजह से। जो क्राउन ब्रिटिशर्स में वहाँ बैठे थे उनके बिहाफ पे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ट्रेड कर रही थी। विच क्लियरली स्टेटेड दैट द कंपनी का जो पॉलिटिकल फंक्शंस था वर ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये कहने का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में जो ट्रेड के मोनोपोलीज मिले हुए थे उसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट फ़ायदा जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को वहाँ ब्रिटेन में हो रहा था। ये कहीं ना कहीं इनके पॉलिटिकल फंक्शंस के अंदर इनका रोल था ये। द कंपनी डिविडेंड्स वर अलाउड टू बी रेज टू 10%। ये आपको ध्यान रखना है कि कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो डिविडेंड जो प्रॉफिट था वो रेज हुआ था 10%। तो वो कौन से एक्ट के अंदर हुआ था, वो हुआ था 1793 के चार्टर एक्ट के अंदर। तो चार्टर एक्ट में क्या क्या चेंजेस आ रहे थे, ऐसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये एक एक पॉइंट आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। द गवर्नर जनरल वॉज द, आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि 1793 के एक्ट के टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे, ठीक है। तो अभी जो है हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी होगा, वो भी हम देखेंगे। वॉज गिवन मोर पावर। तो जो गवर्नर जनरल थे इनके पास ज़्यादा पावर दी गई थी 1793 के चार्टर एक्ट में। ही कुड ओवर राइड हिज काउंसिल। अभी क्या है 1793 में कि गवर्नर जनरल जो भी होगा वो ओवर राइड कर सकता है अपने काउंसिल के डिसीजन को। यानी कि इसको सर्व करने के लिए, ये मान लीजिए गवर्नर जनरल का ऑफिस है, इसको सर्व करने के लिए इसके अंडर एक काउंसिल्स और दे दिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आप बोल सकते हो, ठीक है। अब इन काउंसिल्स का जो डिसीजन होगा उसको ये ओवर रूल कर सकता है। कहने का मतलब है कि काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स ने कुछ फैसला लिया, अगर गवर्नर जनरल को वो ठीक लगेगा तो ही वो उनकी बात मानेगा, अदरवाइज वो इनके खिलाफ जाकर भी डिसीजन ले सकता था। तो कहने का मतलब है कि सारी की सारी पावर जो है वो गवर्नर जनरल के पास थी अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसिस, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो गिवन अथॉरिटी ओवर द गवर्नर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे। तो इसको अथॉरिटी किसकी दे दी गई, बंगाल का गवर्नर था, लेकिन इसको अथॉरिटी मद्रास और बॉम्बे दोनों की दी गई थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये भले ही गवर्नर जनरल थे, कहाँ के गवर्नर जनरल थे ये बंगाल के, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि थे तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल, लेकिन इनके पास अथॉरिटी थी सर्व करने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए, कहाँ की, मद्रास और बॉम्बे के भी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। व्हेन द गवर्नर जनरल वॉज प्रेजेंट इन मद्रास और बॉम्बे, जब गवर्नर जनरल प्रेजेंट होते थे मद्रास या बॉम्बे में, ही वुड सुपरसेड द अथॉरिटी ओवर गवर्नर्स ऑफ मद्रास और बॉम्बे। देखिए, जब तक ये तीनों अपने अपने स्टेट में है, यानी कि मद्रास का गवर्नर, बॉम्बे का गवर्नर और बंगाल के गवर्नर, ये अपने अपने स्टेट्स में हैं, तब तक ये अपने वहाँ पे अथॉरिटी दिखाएंगे। लेकिन अगर जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे ये चाहे तो इनके पावर्स को अपने आप ले सकता था, इनके ऊपर इनकी अथॉरिटी थी, यानी कि बंगाल
की अथॉरिटी किसके ऊपर थी, मद्रास और बॉम्बे के ऊपर, ये आपको ध्यान रखना है। इनके गवर्नर जनरल को ये ओवररूल कर सकते थे। In the Governor General's absence from Bengal, he could appoint a vice president from among civilians members of his council. अगर गवर्नर जनरल एब्सेंस हैं अपनी बंगाल की प्रेसिडेंसी से, यानी कि मान लीजिए किसी कारण की वजह से वो नहीं जा पा रहे हैं काम करने के लिए, तो अपनी जगह वो एक वाइस प्रेसिडेंट बिठाएंगे। लेकिन वो वाइस प्रेसिडेंट कहाँ से होंगे, इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से होंगे, यानी इनकी जो काउंसिल थी उसमें से ही किसी एक को ये अपनी जगह बिठाएंगे अपनी एब्सेंसी में। द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल चेंज्ड, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो अभी तक एक बनाया था इन्होंने उसको चेंज किया। इट वॉज टू हैव अ प्रेजिडेंट एंड 2 जूनियर मेंबर्स, तो यानी कि अब एक प्रेजिडेंट बनाया और उसके अंदर 2 जूनियर मेंबर्स बनाए, हु वर नॉट नेसेसरली मेंबर्स ऑफ द प्राइवी काउंसिल। फिर बोलते हैं कि द सैलरीज ऑफ द स्टाफ, जो स्टाफ की सैलरीज थी, एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वर ऑल्सो नाउ चार्ज्ड टू द कंपनी, तो अब ये भी कंपनी के चार्ज में चला गया, अब ये भी कंपनी हैंडल कर रही है। आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो कंपनी हैड टू पे द ब्रिटिश गवर्नमेंट ₹5 लाख फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू एनुअली। अब देखिए, अगर ब्रिटिश क्राउन है, यहाँ पर ब्रिटेन है हम बात कर रहे हैं, इन्होंने अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दी है इंडिया में ट्रेड करने के लिए, तो ब्रिटिशर्स यहाँ पर जो मेन गवर्नमेंट है, यहाँ पर जो क्राउन है, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि आप अपना कितना भी खर्चा करो, कितना भी कमाओ, लेकिन एनुअली आप जो यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया में जो रिवेन्यू हो रहा है इनका, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई, अब यहाँ पर इन्होंने ट्रेड किया, यहाँ पर जो इनको रिवेन्यू हो रहा है सिर्फ इंडिया में, इस रिवेन्यू का 5 लाख रुपीज़ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी किसको देगी, क्राउन को देगी। बाकी लेकिन जो भी प्रॉफिट और खर्चा होगा ये अपने आप करेंगे, लेकिन 5 लाख सालाना जो है क्राउन के पास ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसे भेजने पड़ते थे। सीनियर कंपनी ऑफिशियल्स वर बेयर्ड फ्रॉम लीविंग इंडिया विदाउट परमिशन, जो सीनियर कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो क्या कर रहे थे, छोड़ रहे थे इंडिया को बिना परमिशन के, अब बिना परमिशन दिए किसी को भी परमिशन लिए। इफ़ दे डिड सो इट कुड बी कंसीडर्ड एज अ रेजिग्नेशन, तो वहाँ पे क्या हुआ, जो लोग भी इंडिया से, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो छोड़ के जा रहे थे, तो ये बोला गया कि जो भी छोड़ के जाएगा उसको हम मानेंगे कि वो रेजिग्नेशन यानी कि अपना रिज़ाइन दे के जा रहा है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए क्राउन को 5 लाख रुपए इसलिए सालाना पे करती थी क्योंकि क्राउन ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल की मोनोपोली दी थी इंडिया में ट्रेड करने के लिए, यानी कि और कोई दूसरी कंपनी इंग्लैंड से इंडिया में आके ट्रेड नहीं कर सकती थी, इसलिए वो सालाना 5 लाख रुपए उनको भेजा करते थे। द कंपनी वॉज ग्रांटेड द अथॉरिटी टू ग्रांट लाइसेंस, तो कंपनी ने ग्रांट किया अथॉरिटी को कि वो लाइसेंस ग्रांट करे टू इंडिविजुअल्स एंड कंपनी एम्प्लॉयज़ के लिए टू कैरी करने के लिए ट्रेड इन इंडिया। अब क्या हुआ कि कोई फ्रॉड ना हो, कोई करप्शन ना हो, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे कोई और काम ना करे, तो इन्होंने लाइसेंस जारी करे हर इंडिविजुअल के लिए जो भी कंपनी के साथ ट्रेड करते थे या कंपनी के जो एम्प्लॉय थे, ठीक है, इंडिया में ट्रेड करने के लिए लाइसेंस बनाया। दिस वॉज नोन एज प्रिविलेज और कंट्री ट्रेड, क्या आपको ध्यान रखना है, कंट्री ट्रेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सिर्फ अभी एक ही कंट्री इंडिया के साथ ट्रेड कर रही थी, ठीक है। दिस लेड टू शिपमेंट ऑफ ओपियम टू चाइना, ये इस लाइसेंस की वजह से क्या हुआ, शिपमेंट हुआ ओपियम का, कहाँ पे, चाइना में, ये ध्यान रखना है आपको। दिस एक्ट सेपरेटेड द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, 1793 के एक्ट ने क्या किया, इसने सेपरेट किया रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को एंड जुडिशरी फंक्शंस को। अब तक जुडिशरी और रेवेन्यू एक साथ चलते आ रहे थे, लेकिन अब ये चीज़ आपको पॉइंट में याद रखनी है कि किस एक्ट के अंदर, कौन से चार्टर एक्ट के अंदर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी फंक्शंस को अलग किया गया था, तो वो 1793 का था, ठीक है। फंक्शंस ऑफ द कंपनी लीडिंग टू द डिसअपियरेंस ऑफ माल अदालत, यानी कि रेवेन्यू कोर्ट्स। आपको याद रखना पड़ेगा कि रेवेन्यू और जुडिशरी अब दोनों अलग अलग कर दिए गए हैं। फिर आता है हमारा चार्टर एक्ट 1813, यहाँ से आपको बहुत फोकस करके पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि मेन क्वेश्चंस जो हैं यहीं से आते हैं, बट 1793 का एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, सबसे पहले देखना है कि 1813 के चार्टर के, मैंने बताया था कि 1793 के बाद जितने भी चार्टर एक्ट आते गए वो हर 20 साल के लिए एक्सटेंड होते गए, तो इसका भी मेन मोटिव यही था। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 वॉज टू एक्सटेंड द कंट्रोल ओवर द कंपनी फॉर अनदर 20 ईयर्स, यानी इंडिया में अगले 20 साल के लिए और राइट्स मिल गए किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस के साथ। तो वो एक्सेप्शंस क्या थे हम वो देखेंगे। तो पहले हम इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। ब्रिटिश के जो ट्रेडमैन थे, जो ट्रेड करते थे इंडिया में, और जो मर्चेंट्स थे, ये सफ़र करने लगे एज अ रिजल्ट ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट कॉन्टिनेंटल सिस्टम इन यूरोप विच बेयर द इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स इनटू फ्रेंच अलाइज इन यूरोप। तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा एक ये चीज़ देखा कि फ्रेंच के आने की वजह से
फ्रेंच उस टाइम पे इंडिया में भी थे, उनके आने की वजह से क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को अपना सामान इंपोर्ट करने में या एक्सपोर्ट करने में बहुत दिक्कत होने लगी थी, क्योंकि फ्रेंच के साथ यूरोप में काफ़ी कंट्रीज़ के साथ अलाइज बन चुके थे। तो एज अ रिजल्ट कंपनी ने क्या रास्ता निकाला, दे डिमांडेड अ शेयर ऑफ ब्रिटिश ट्रेड। अब एज अ रिजल्ट उन्होंने डिमांड किया कि आप हमें ब्रिटिश के ट्रेड का शेयर दोगे, जो भी आप ट्रेड कर रहे हो एशिया में। किसने बोला यहाँ पर, यूरोप्स ने। एंड द एंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली। तो इन्होंने क्या क्या मांगा, इन्होंने पहली चीज़ बोली कि आप जो ट्रेड कर रहे हो एशिया में जाके, यानी कि सीधा सीधा इंडिया की बात हो रही थी, उसका आप हमें शेयर दोगे, और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली आप हर 20 साल बढ़ा रहे हो ट्रेड करने की, वो आपको ख़त्म करनी पड़ेगी। ठीक है, टू विच द कंपनीज ऑब्जेक्टेड। इस पर कंपनी ने ऑब्जेक्ट उठाया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। लेकिन फाइनली क्या हुआ, अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ब्रिटिश के जो मर्चेंट्स थे उन्होंने अलाउ करा ट्रेड करने के लिए इंडिया में अंडर अ स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग सिस्टम, बट द कंपनी रिटेन्ड इट्स मोनोपोली इन ट्रेड विद चाइना एंड द टी ट्रेड। अब ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। 1793 में इनके पास हर तरीके के राइट्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इंडिया में हर तरीके का ट्रेड कर सकते थे, एशिया में वो किसी भी तरीके का ट्रेड कर सकते थे। लेकिन बीच में इतनी उतार चढ़ाव हुई, फ्रेंच के अलायंस जो थे यूरोप के साथ ज़्यादा अच्छे बनने लगे और ब्रिटिशर्स बहुत फ़ायदा कमा रहे थे एशिया से, तो अगर वो लोग भी इधर आ जाते तो ब्रिटिशर्स का नुकसान होता। तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने इनकी क्या बात मानी कि 1813 के चार्टर में क्या होता है कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यहाँ पर 1813 के चार्टर एक्ट में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसके सारे राइट्स ख़त्म कर दिए गए। ऑलमोस्ट ट्रेडिंग जो लाइसेंस इनके पास था 20 साल के लिए, मोनोपोली थी कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया में ट्रेड करेगी, वो चीज़ ख़त्म कर दी गई। ठीक है, अब कोई भी यूरोपियन कंट्री इंडिया में आके ट्रेड कर सकती थी 1813 के चार्टर के अंदर। लेकिन दो चीज़ें ऐसी थी जिसमें अभी भी मोनोपोली है 20 साल के लिए, किसके पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो वो कौन सी दो चीज़ें थी, वो दो चीज़ें थी, एक मोनोपोली ट्रेड था चाइना के साथ, कि चाइना के साथ ट्रेड जो है सिर्फ अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, और एक टी का ट्रेड था, यानी कि चाय का ट्रेड था। ये दोनों ट्रेड जो है अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही इसकी मोनोपोली थी, बाकी सारे राइट्स जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया के साथ ट्रेड करने के वो ख़त्म हो चुके थे। ये आपको ध्यान रखना है, सिर्फ चाइना और टी के साथ ही ट्रेड इनका बचा था। The act also gave Indian province government and court greater अथॉरिटी ओवर ऑब्जेक्ट्स टू द ब्रिटिश। इस एक्ट ने इंडियन प्रोविंस गवर्नमेंट को भी थोड़ी सी पावर दी एंड कोर्ट ग्रेटर अथॉरिटी दी, किसको, ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिश एम्पायर को इन्होंने ग्रेटेस्ट अथॉरिटी बनाई। एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज वर मेड अवेलेबल टू एनकरेज करने के लिए रिवाइवल ऑफ इंडियन लिटरेचर एंड द एडवांसमेंट ऑफ साइंस। तो कहने का मतलब है इन्होंने थोड़ा फाइनेंशियल रिसोर्स दिया, यानी कि थोड़ा खर्चा किया, कहाँ पर, इंडिया के लिटरेचर पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया, और एडवांस करने के लिए साइंस को। ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये 1813 के चार्टर में हुआ था। तो जहाँ भी थोड़ी अलग लाइन दिखेगी वो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। कुछ प्रोविजंस देखेंगे कि 1813 के चार्टर में एक्चुअली में था क्या पे। तो दिस एक्ट असर्टेड द क्राउन सॉवर्निटी। इस एक्ट ने क्या किया, असर्ट किया क्राउन की सॉवर्निटी को ओवर ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। तो कहीं ना कहीं इस एक्ट के अंदर जो सॉवर्निटी, जो फुल्ली जो कंट्रोल ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे कर रखा था, उस पर थोड़ी सी छूट मिली, क्योंकि अब बाकी कंपनियां भी इंडिया में आके ट्रेड कर सकती हैं। द कंपनीज रूल वॉज एक्सटेंडेड टू अनदर 20 ईयर्स। हम देख चुके हैं उनका जो ट्रेड का मोनोपोली था वो एंड हो गया था। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द ट्रेड ऑफ टी, ओपियम एंड विद चाइना। ये कुछ राइट्स इनके अभी भी बचे हुए थे जिसपे इनकी खुद की मोनोपोली थी, अदरवाइज जो प्रॉपर ट्रेड हम बोलते हैं उसका एंड हो चुका था इनकी मोनोपोली का। ठीक है, इट एम्पावर्ड द लोकल गवर्नमेंट। 1813 के चार्टर एक्ट में प्रोविज़न है कि वो लोकल गवर्नमेंट को, ये वर्ड आप ध्यान रखोगे कि लोकल गवर्नमेंट को ये एम्पावर करते हैं टू टैक्स पीपल सब्जेक्ट टू द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि आप टैक्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो कुछ पावर जो है लोकल गवर्नमेंट के हाथ में दी गई है। द कंपनीज डिविडेंड वॉज फिक्स्ड एट। अब कंपनी का डिविडेंड पहले 10% था, लेकिन अब क्या हुआ है, 10.5% हुआ है। तो बढ़ाया कब गया, 1813 के चार्टर में 10.5% जो है कंपनी का डिविडेंड फिक्स किया गया। द एक्ट गेव मोर पावर फॉर द कोर्ट इन इंडिया ओवर यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट्स। अब 1813 के चार्टर में एक और चीज़ नहीं होती है कि ये एक्ट जो है ये ज़्यादा पावर किसको देती है, फॉर द कोर्ट्स इन इंडिया, जो कोर्ट इंडिया में है, ओवर यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के अलग, यानी कि इंडिया में जो कोर्ट है उनके पास पावर ज़्यादा मिली है। ये चीज़ बस आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट फीचर क्या था इस एक्ट का, वॉज टू ग्रांट परमिशन टू द मिशनरीज टू कम इंडिया एंड एंगेज करने के लिए रिलीजियस प्रोस्टिलाइजेशन
कहने का मतलब है जो क्रिश्चियन मिशनरीज जो इंडिया में पर्पजली बुलाए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा कि वो इंडिया में आके ज़्यादा से ज़्यादा धर्म परिवर्तन करवाएं लोगों का, तो अगर क्रिश्चियन मिशनरीज या मिशनरीज का जो थोड़ा भी जिक्र आता है तो आपको ध्यान रखना है कि ये 1813 के चार्टर एक्ट की बात हो रही है। ठीक है। द मिशनरीज वर सक्सेसफुली इन गेटिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ अ बिशप फॉर ब्रिटिश इंडिया विद हिज हेडक्वार्टर एट कलकत्ता। ठीक है, फॉर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। बस आपको इतना ध्यान रखना है। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर अ फाइनेंशियल ग्रांट। अब इस एक्ट ने में फाइनेंशियल ग्रांट प्रोवाइड कराया इंडियन लिटरेचर और प्रमोशन ऑफ साइंस के लिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अलग से यहाँ पे पैसे दिए गए थे इंडिया के लिटरेचर को रिवाइव करने के लिए, ठीक है, और प्रमोट करने के लिए साइंस को। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। द कंपनी वॉज ऑल्सो टू टेक अप अ ग्रेटर रोल इन द एजुकेशन को बहुत फोकस किया है 1813 के चार्टर में ऑफ द इंडियन अंडर दैम। इट वॉज टू सेट असाइड 1 लाख रुपीज़ फॉर दिस पर्पज़। अभी सिर्फ बहुत ही छोटा अमाउंट, यानी कि उस टाइम के लिए फिर भी काफ़ी अमाउंट था, 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए दिए गए थे। अगेन इस पॉइंट को नोट कर लेना कि ये 1813 के चार्टर में एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए निकाले गए थे। ठीक है। चार्टर एक्ट 1833 की अब हम बात करेंगे। ये अगला चार्टर एक्ट आ गया है। अभी तक हमने 13 तक पढ़ा था, अब 20 साल के लिए फिर से एक्सटेंड हो गया है 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है। अब इस एक्ट में फिर से कुछ चेंजेस होते हैं। जो 1833 का चार्टर एक्ट है ये रिन्यू करता है द ईस्ट इंडिया कंपनी टर्म बाय 20 ईयर्स। अब इसने भी 20 साल के लिए रिन्यू करा दिया, यानी कि 20 साल के लिए एक्सटेंड करवा दिया, विच वॉज सेड टू एक्सपायर बाय द एंड ऑफ 1833। द चार्टर एक्ट 1833 और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833, आप इसे कुछ भी बोल सकते हो। कई बार एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दे देंगे आपको 1833, इसी को हम चार्टर एक्ट ही बोलते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ऑल्सो नोन एज, देखिए 1833 के चार्टर को हम क्या बोलते हैं, सेंट हेलिना एक्ट 1833। ये क्यों बोलते हैं, दिस एक्ट टुक अवे द आइलैंड ऑफ सेंट हेलिना। इस एक्ट के आने की वजह से क्या हुआ था, आइलैंड था सेंट हेलेना का, वो चला जाता है इन द साउथ वेस्ट अटलांटिक में फ्रॉम द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से ये साउथ वेस्ट अटलांटिक में चला जाता है। कौन, आइलैंड जो होता है सेंट हेलेना। देखिए मैं आपको फिर से बताती हूँ कि ये है हमारा साउथ वेस्ट, अगर हम नीचे बनाएं साउथ वेस्ट अटलांटिक, ठीक है, और यहाँ पर है आइलैंड है हमारा सेंट हेलेना। अब ये जो है इनके पास चला जाता है, किससे, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकल के ये चला जाता है साउथ वेस्ट अटलांटिक की तरफ में, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सेंट हेलेना एक्ट 1833 इज एन एक्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम पार्लियामेंट। यूके का, वहाँ के पार्लियामेंट का एक्ट था, तो सारे एक्ट वहीं के हैं, ये आपको ध्यान रखना है, आज़ादी से पहले के। अब चार्टर एक्ट जो था 1833 का, इसका थोड़ा हिस्टोरिकल अगर बैकग्राउंड देखें हम क्या था, तो इस एक्ट में क्या हुआ था, वॉज इनेक्टेड अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ सिग्निफिकेंट चेंजेस दैट हैड ऑकर्ड इन द ग्रेट ब्रिटेन एज अ रिजल्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो कहीं ना कहीं अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग हो चुकी थी, एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ लेजी फेयर was accepted as the government's attitude towards the industrial enterprises। अब सबको इंडिया में आके ट्रेड करना है, एशिया की तरफ अब हर किसी को आके ट्रेड करना है, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया है, तो अब कहीं ना कहीं बात ये उठी है कि हर कोई कहीं भी जाके ट्रेड कर सकता है, किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड कर सकता है। अब जो वो एक मोनोपोली जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने संभाल के रखी थी, वो कहीं ना कहीं अब खत्म होने वाली थी। द रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832 आया था। देखिए 1833 के चार्टर एक्ट से पहले एक रिफॉर्म एक्ट आया था 1832 में, वॉज द रिजल्ट ऑफ द लिबरल मूवमेंट। लिबरल मूवमेंट का मतलब वो क्या होता है कि आपके पास आज़ादी है, आप किधर भी मूव कर सकते हो, आप कहीं भी जाके ट्रेड कर सकते हो। इन दिस सिचुएशन ऑफ लिबरलिज्म, अब लिबरलिज्म आ गया है एंड रिफॉर्म्स हो रहे हैं, द पार्लियामेंट वॉज आस्क्ड टू रिन्यू द चार्टर इन 1833। अब यूके के गवर्नमेंट पे जोर बनाया गया कि अब आप जो है अपना ये चार्टर एक्ट जो है इसको रिन्यू करिए, इसमें चेंज लाइए, ताकि और भी जो कंपनियां हैं वो इंडिया में आके ट्रेड कर सके, एशिया में आके ट्रेड कर सके। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द चार्टर एक्ट 1833, द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर जो था ब्रिटेन में वॉज लुकिंग फॉर रिफॉर्म एंड लिबरल आइडियाज़। अब ब्रिटिशर्स के पास कोई मतलब कह सकते कोई चारा ही नहीं बचा था, तो उनको काफ़ी कुछ चेंज करना था। 1833 के चार्टर में कुछ रिफॉर्म्स लेके आने थे, लिबरल आइडियाज़ लेके आने थे, लोगों को आज़ाद करना था ताकि वो कहीं भी जाके कोई भी काम कर सकें। और इन्होंने एग्री किया विद मैकॉले कमेटी, आपको पता होगी, टू कंटिन्यू करने के लिए द कंपनी रूल बट ऑन अ डिफरेंट बेसिस।
तो इन्होंने मैकॉले कमेटी की एग्री किया और कहा कि ठीक है, हम कंटिन्यू करेंगे कंपनी रूल को, लेकिन एक डिफरेंट बेस पे करेंगे, हम चेंजेस लेकर आएंगे। हाउ एवर व्हेन द विग पार्टी वॉज इन पावर, देखिए विग पार्टी बहुत बड़ी पार्टी थी उस टाइम पे, वो पावर में थी, एंड द बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड, 1833 का चार्टर उस टाइम पे इंट्रोड्यूस हो रहा था इन द पार्लियामेंट, एंड द पार्लियामेंट वॉज इन अ मूड टू फेवर रिफॉर्म। तो उस टाइम पे ब्रिटिश पार्लियामेंट किस मूड में थी, रिफॉर्म को फेवर कर रही थी वो, कि चेंजेस होने चाहिए, फ्री ट्रेड की तरफ भी इन्होंने ध्यान दिया, एंड कोडिफिकेशन ऑफ लॉज की एक लॉ होना चाहिए जो सबके लिए होना चाहिए, किसी के लिए एक अलग लॉ नहीं होगा। The Charter Act of 1833 was passed with the recommendation of a parliament inquiry which became a landmark in the constitutional history of India। इसलिए 1833 के चार्टर एक्ट से बहुत क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली जो इंडिया में हम कंडक्ट कराते हैं एग्ज़ाम, अपर लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें इससे क्वेश्चंस आते ही हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क माना जाता है, जो भी काफ़ी कुछ चेंजेस आए थे, जो बहुत ज़्यादा जो राइट्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास वो ख़त्म किए गए थे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, देखिए अब तक हम देखते आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्या था, 20-20 साल के लिए इसको एक्सटेंड करना, लेकिन चार्टर वॉज रिन्यूड विद द एम ऑफ अबंडनिंग करने के लिए इट्स ट्रेड एंटायरली एंड परमिटिंग यूरोपियंस टू सेटल फ्रीली इन इंडिया। अब सारी यूरोपियन कंट्रीज़ इंडिया में आके फ्रीली ट्रेड कर सकती हैं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कोई मोनोपोली नहीं बची है कि वो किसी पर टैक्स लगा सकें इंडिया में ट्रेड करने के लिए। अब प्रोविजंस क्या थे 1833 के, हमें वो देखना है, एक एक चीज़ अच्छे से समझना। इंडिया बिकम अ ब्रिटिश कॉलोनी, अब इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी बन चुकी थी क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे, एंड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज रीडिजिग्नेटेड एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट पॉइंट बना के पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा एक्ट था, ऐसा कौन सा चार्टर एक्ट था, या कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट, कुछ भी आपको लिख दे देंगे कि ऐसा कौन से एक्ट के अंदर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था, तो वो था 1833 का चार्टर एक्ट, कन्फ्यूजन नहीं लेनी है। दिस मेड लॉर्ड विलियम बेंटिक, अब पहला एवर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अगर यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का डेजिग्नेशन नया लेकर आए हैं तो ऐसा पहला कौन सा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे, तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसका नाम नोट कर लेना। दस द कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज यूनिफाइड अंडर वन कंट्रोल, अब जो है पूरी कंट्री का, देखिए अब तक एक बंगाल का गवर्नर जनरल था, लेकिन अब पूरी इंडिया का गवर्नर जनरल बन गया है, तो पूरी इंडिया यानी पूरी कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके कंट्रोल में था, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक के अंडर था। द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास लॉस्ट देयर लेजिस्लेटिव पावर, अभी तक हमने देखा था 1793 में कि मद्रास और बॉम्बे के पास अपनी खुद की पावर थी वहाँ के गवर्नर्स को, लेकिन अगर बंगाल का गवर्नर चाहे तो वो ओवर रूल कर सकता था उनको, अथॉरिटी जो है हाई अथॉरिटी वो बंगाल के गवर्नर के पास ही होनी थी। लेकिन 1833 के चार्टर में बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर की जो लेजिस्लेटिव पावर थी, वर्क करने की जो पावर थी, लॉज रूल्स बनाने की जो पावर थी, वो ख़त्म कर दी गई। द गवर्नर जनरल हैड लेजिस्लेटिव पावर ओवर एंटायर ब्रिटिश इंडिया, अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उनके पास लेजिस्लेटिव पावर थी पूरे एंटायर ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश इंडिया वो इंडिया जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने अपना कब्जा कर लिया था। द गवर्नर जनरल इन काउंसिल्स हैड द अथॉरिटी, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो काउंसिल थी उसके पास अथॉरिटी थी अमेंड करने की, रिपील करने की और अल्टर करने की, यानी कि अमेंड यानी कि कुछ बदलाव कर सकते हैं, रिपील यानी कि कुछ चेंजेस ला सकते हैं, ऑल्टर यानी कि कुछ चेंज ख़त्म, मतलब बिल्कुल तरीके से ख़त्म भी कर सकते हैं, थोड़ा सा उसमें सुधार करेंगे और उसको या फिर थोड़ा चेंज कर देंगे। एनी लॉ, किसी भी लॉ को अमेंड करने के लिए, सुधार लाने के लिए, रिपील करने के लिए, अल्टर करने के लिए, एनी लॉ पर्टेनिंग टू ऑल पीपल एंड प्लेसेस इन ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज वेदर ब्रिटिश फॉरेन और इंडियन नेटिव हो। बहुत बड़ी बात बोली गई है कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसकी काउंसिल के पास पूरी अथॉरिटी थी कि वो किसी भी लॉ को चेंज कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं लोगों के लिए, वो लोग जो इंडिया की टेरिटरी में रह रहे हैं, वो लोग जो फॉरेन से हैं, जो कि इंडियन नेटिव हैं, हर किसी के लिए वो रूल्स और रेगुलेशंस को चेंज कर सकते थे। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, ये 33 के चार्टर एक्ट की बात हो रही है। द सिविल एंड मिलिट्री अफेयर, अब सिविल और मिलिट्री अफेयर्स ऑफ द कंपनी वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नर जनरल इन काउंसिल, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है वो सिविल और मिलिट्री अफेयर्स देख रही है। द गवर्नर जनरल्स काउंसिल वॉज टू हैव 4 मेंबर्स,
यहाँ ध्यान रखना है कि 1833 के चार्टर एक्ट में जो गवर्नर जनरल की काउंसिल में जो 4 मेंबर्स है, देखिए कितने मेंबर्स थे, कितने मेंबर किसमें कम किए गए, ये पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसमें ये चीज़ नहीं करवा रही। जब पॉलिटी हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम ये चीज़ बताएंगे कि कहाँ पर कितने मेंबर घटाए गए और बढ़ाए गए। अभी हिस्ट्री के पर्पज से इतना ही काफ़ी है। तो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी वॉज टू हैव 4 मेंबर्स, ठीक है। द 4 मेंबर हैड लिमिटेड पावर्स ओनली। अब गवर्नर जनरल की काउंसिल में 4 मेंबर हैं और उस 4 मेंबर्स की लिमिटेड पावर है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फॉर द फर्स्ट टाइम अगर हम बात करें, पहली बार द गवर्नर जनरल्स गवर्नमेंट, जो गवर्नर जनरल की जो गवर्नमेंट थी वॉज कॉल्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहली बार ब्रिटिश की जो गवर्नर जनरल की जो गवर्नमेंट थी उसको कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, एंड द काउंसिल वाज कॉल्ड इंडिया काउंसिल। तो ये 1833 के चार्टर एक्ट की बात हो रही है कि फर्स्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला गया, उनकी काउंसिल को इंडियन काउंसिल बोली गई है। तो ये 1833 के चार्टर एक्ट में हुआ था, तो इसको नोट कर लेना। अब इंडियन लॉ कमीशन का जिक्र आया है मैकॉले का, तो हम बात करेंगे। द एक्ट मैंडेटेड दैट एनी लॉ मेड इन इंडिया। अब इंडियन लॉ कमीशन आता है 1833 के चार्टर एक्ट के बीच में ही। तो इस एक्ट में क्या होता है कि ये एक्ट मैंडेटेड कर देता है कि कोई भी लॉ जो इंडिया में बनेगा वॉज टू बी पुट बिफोर द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब इंडिया के लिए कोई भी लॉ अगर बनाया जाएगा तो वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के आगे रखा जाएगा, एंड वॉज टू बी कॉल्ड एक्ट। तब उसको अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट पास करती है तो उसे एक्ट बोला जाएगा। अब सिर्फ इंडिया में ही नहीं, कुछ लोग, कुछ गवर्नर जनरल की काउंसिल मिलकर एक्ट नहीं बना सकती हैं, अब ब्रिटिश पार्लियामेंट उस एक्ट को पास करेगी। एज पर द एक्ट एन इंडियन लॉ कमीशन वॉज स्टैब्लिश्ड। तो 1833 के चार्टर एक्ट में इंडियन लॉ कमीशन जो है ये स्टैब्लिश हुआ था। अगेन इसको नोट कर लेना कि कई बार क्वेश्चन आएगा कि इंडियन लॉ कमीशन किस एक्ट के अंदर एस्टैब्लिश हुआ था, तो वो 1833 का चार्टर एक्ट था। द फर्स्ट लॉ कमीशन कौन थे? लॉर्ड मैकॉले थे एज इट्स चेयरमैन, ये भी ध्यान रखना है आपको। इट सॉट टू कॉडिफाई ऑल इंडियन लॉज। इनको बनाया गया था ताकि वो सारे इंडियन लॉज को अपने हिसाब से परख सके और उसको सही कर सके। देखिए बंगाल की प्रेसिडेंसी में भी स्प्लिट हुआ था, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो पोजीशन थी, डेजिग्नेशन था, वो चेंज होकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो चुका है। तो इसके अगर हम बात करेंगे तो द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल। 1833 के चार्टर एक्ट में क्या होता है कि ये एक्ट प्रोवाइड कराता है प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल की टू बी डिवाइडेड इनटू प्रेसिडेंसीज ऑफ आगरा और फोर्ट विलियम। अब बंगाल की प्रेसिडेंसी को डिवाइड कर दिया गया है दो में, एक बना दिया गया प्रेसिडेंसी ऑफ आगरा और एक बना दिया गया फोर्ट विलियम यानी कि कलकत्ता। बट दिस नेवर केम इनटू इफेक्ट। ये इफेक्ट में कभी नहीं आया, लेकिन अगर एग्जाम में पूछ लिया गया तो ये ध्यान रखना है। रिप्लेसमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एज मिनिस्टर फॉर इंडियन अफेयर्स। अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल इतने टाइम से जो टाइम काट रहे थे, इनको अब रिप्लेस करके बना दिया गया है मिनिस्टर फॉर इंडियन अफेयर्स। द प्रेजिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज रिप्लेस्ड बाय मिनिस्टर्स फॉर इंडियन अफेयर्स। द एक्ट कंटेन्ड अ प्रोविजन फॉर द क्रिएशन ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ आगरा। अब ये एक्ट जो बनाया गया था कंटेन करने के लिए कि हम एक प्रेसिडेंसी बनाएंगे आगरा की और फोर्ट विलियम की, बाय द डिवीजन ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी को डिवाइड करके हम दो प्रेसिडेंसीज बनाएंगे, एक आगरा और फोर्ट विलियम में। फोर्ट विलियम को ही हम कलकत्ता बोलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। बट दिस प्रोविजन नेवर केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। अबॉलिशन ऑफ कमर्शियल प्रिविलेजेस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कमर्शियल प्रिविलेज यानी कि ट्रेड का जो राइट था उसका अबॉलिशन हुआ है बहुत बुरी तरीके से 1833 के चार्टर एक्ट में। ऑल द कमर्शियल प्रिविलेजेस ऑफ द कंपनी वर अबॉलिस्ड। सारे कमर्शियल प्रिविलेजेस खत्म हो गए कंपनी के। दिस मीन्स, इसका मतलब है द कंपनी कुड नो लॉन्गर इंजॉय इट्स मोनोपोली, यानी कि कंपनी अब ज़्यादा लंबे समय के लिए अपनी मोनोपोली, जो इसको अधिकार मिला हुआ था चाइना के साथ ट्रेड करने का और ट्रेड ऑफ टी विच इज़ इंजॉयड विद द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, अब ये भी ख़त्म हो रहे थे। देखिए 1813 में सिर्फ दो राइट्स बच गए थे इनके पास ट्रेड करने के, चाइना के साथ ओपीएम का और टी के बारे में, लेकिन 33 के चार्टर में ये भी ख़त्म होने वाला होता है। एंड द कंपनी वॉज अलाउड टू रिटेन इट्स टेरिटोरियल पोजेशन, ठीक है, टू एज अ ट्रस्टी फॉर हिज मेजेस्टी, हर हायर्स एंड हर सक्सेसर्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लीगल ब्रिटिश कॉलोनी की बात करेंगे। ऑल द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन द एंट्री ऑफ यूरोपियंस एंड ब्रिटिश विच वर ग्रांटेड अंडर द चार्टर एक्ट 1833 पर अबॉलिश्ड। कहने का मतलब है जितने भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे यूरोपियंस की एंट्री पे
ब्रिटिशर्स की एंट्री पे, ठीक है, विच वर ग्रांटेड अंडर द चार्टर एक्ट 1813, वो अबॉलिश क्या किए गए कि अभी तक 1813 के चार्टर एक्ट में कहा गया था कि भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अभी भी चाइना और टी ओपीएम के ट्रेड के राइट्स हैं, तो वो यहाँ पर 1833 के चार्टर एक्ट में अबॉलिश कर दिए गए हैं। तो यानी कि अब उनके पास कोई भी ट्रेड की मोनोपोली नहीं है। यूरोपियंस एंड ब्रिटिश, देखिए यूरोपियंस और ब्रिटिश, यूरोपियन कंट्रीज़ में काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, उसमें से एक ब्रिटेन कंट्री थी जहाँ के जिनके लोगों को हम ब्रिटिश बोलते थे, या ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन से निकल कर आई थी। कुड नाउ फ्रीली एक्वायर, अब यूरोपियंस एंड ब्रिटिश कुड नाउ फ्रीली एक्वायर कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया। 1833 के चार्टर एक्ट में यूरोपियंस हो या ब्रिटिशर्स हो, ठीक है, इनको प्रॉपर तरीके से फ्री छोड़ दिया गया था कि वो एक्वायर कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं इंडिया की कोई भी प्रॉपर्टी को, ठीक है। दे कुड नाउ इन्जॉय द फ्रीडम ऑफ ट्रैवल, वो फ्रीडम ऑफ ट्रैवल कर सकते हैं इन्जॉय फ्रीली, कोई टैक्स नहीं लगेगा। एंड रेजिडेंस इन इंडिया, यहाँ के रेजिडेंसी बन सकते हैं। इंडिया वॉज मेड अ ब्रिटिश कॉलोनी, प्रॉपर तरीके से एक ब्रिटिश कॉलोनी अब इंडिया बन चुकी थी, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस के लिए इंडिया में आने जाने के लिए कोई टैक्स नहीं था, सबको फ्री राइट्स मिल चुके थे। फिर हम पढ़ेंगे अटेम्प्ट टू ओपन सिविल सर्विस ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम ऑफ मेरिट। अब सिविल सर्विसेज की बात हुई है, लेकिन किस बेसिस पे बात हुई है? सिस्टम ऑफ मेरिट, यानी कि मेरिट निकाली जाएगी। द एक्ट रिमूव्ड रेस्ट्रिक्शंस टू अ रिलीजन, 1833 के चार्टर एक्ट में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। तो इसके चार्टर एक्ट में क्या हुआ था, इस एक्ट ने रिमूव किया था जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे रिलीजन यानी धर्म पे, कलर पे कि ब्लैक होंगे तो वो नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, कास्ट पे, क्रीड पे, एंड द प्रोवाइडेड फॉर द फ्री पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, यानी इंडियन सिविल सर्विसेज में, जिसको हम आज बोलते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, कोई भी सिविल सर्विसेज के लिए, उस टाइम पे 1833 के चार्टर में सभी लोगों को फ्री कर दिया गया था कि अब किसी भी बेस कास्ट हो, रिलीजन हो, कलर हो, इसके बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। हर एक इंडियन फ्रीली पार्टिसिपेट कर सकता है एडमिनिस्ट्रेशन को ज्वाइन करने के लिए। इट हैज़ मेड मेरिट, इसने मेरिट बनाई द ओनली क्राइटेरियन फॉर द सिलेक्शन, सिर्फ एक मेरिट निकाली जाएगी, सिलेक्शन का क्राइटेरिया मेरिट बेस पे ही होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 बिकम द फर्स्ट एक्ट, ये पहला एक्ट बना दैट मेड प्रोविजन टू फ्रीली एडमिट करने के लिए नेटिव्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया के अपने लोग थे, नेटिव्स थे इंडिया के, टू शेयर करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन टू द कंट्री। यानी कि 1833 का चार्टर अब तक का ऐसा पहला एक्ट था जिसने एक फ्री प्रोविज़न बनाया कि फ्रीली जो है इंडियंस, जो इंडिया मेन लोकल इंडियंस जो हुआ करते थे, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपनी कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। द एक्ट हैज़ गिवन द पावर, इस एक्ट ने पावर दी टू द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करने के लिए एनुअली 4 times as many candidates as there were vacancies through the process of the competitive examinations। कहने का मतलब है कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो सिलेक्शन करेंगे इंडियन सिविल सर्विसेज यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हेल्ड करवा के मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा। एनुअली 4 बार होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इट वॉज एन अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन, ये कहीं ना कहीं एक स्टार्टिंग थी, एक अटेम्प्ट था इंट्रोड्यूस करने के लिए इंडिया में ओपन कॉम्पिटिशन फॉर सिविल सर्विसेज के लिए मेरिट बेस पे। हाउएवर दिस सिस्टम ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन वॉज नॉट इफेक्टिवली ऑपरेटेड इन द नियर फ्यूचर, लेकिन ये ओपन कॉम्पिटिशन का सिस्टम जो है ये आगे अच्छे तरीके से ऑपरेट नहीं हो पाया था, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, जो दास प्रथा चल रही थी उसका अबॉलिशन किसके अंडर हुआ था, तो वो भी 1833 के चार्टर एक्ट में हुआ था। द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द डिमिनेशन ऑफ स्लेवरी एग्जिस्टिंग इन ब्रिटिश इंडिया, तो जो दास प्रथा इंडिया में चल रही थी उस टाइम पे, या ब्रिटिश इंडिया हम बोल सकते हैं, तो ये उस टाइम पे अबॉलिश करने की बात की गई थी। गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो थे वॉज डायरेक्टेड टू अडॉप्ट मेजर फॉर द एंड ऑफ द स्लेवरी प्रिवेलेंट इन इंडिया, तो इन्होंने बोला कि अब हमें इंडिया में जो स्लेवरी चल रही है इसको ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। स्लेवरी वॉज अबॉलिश्ड इन इंडिया विद द एक्ट, जो एक्ट 5th था ऑफ 1843, तो इंडिया में जो स्लेवरी अबॉलिश की गई विद द एक्ट 5th ऑफ 1843 का जो 5th एक्ट था उसके अंडर इसको अबॉलिश किया गया, लेकिन आता ये 1833 के चार्टर एक्ट में ही है। सिग्निफिकेंस क्या थे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के, ये देखना है आपको। इट वॉज द फाइनल स्टेप ऑफ द सेंट्रलाइजेशन, तो सेंट्रलाइजेशन देखिए, आप बोलेंगे फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन का, लेकिन इसके बाद जो एक्ट आएगा वो डिसेंट्रलाइजेशन की बात करेगा, तो यहाँ से आपको खुद ही ध्यान में आ जाएगा।
तो कभी भी अगर पूछा गया कि 1833 का चार्टर जो है सेंट्रलाइज था, हाँ, लेकिन इसके बाद जो भी 1853 का चार्टर एक्ट आएगा वो डिसेंट्रलाइजेशन की बात करेगा ऑफ इंडियाज एडमिनिस्ट्रेशन। द एंडिंग ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज कमर्शियल एक्टिविटीज़, तो जो एंड था ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल एक्टिविटीज़ का वो यहीं से शुरू हुआ था 1833 के चार्टर एक्ट से, एंड मेकिंग इट इनटू द ब्रिटिश क्राउन्स ट्रस्टी इन एडमिनिस्ट्रिंग इंडिया, यानी कि क्राउन को अब इंडिया में दखल देना पड़ा, अब डायरेक्ट रूल क्राउन का होगा आने वाले टाइम में, लेकिन अभी नहीं। कोडिफिकेशन ऑफ लॉज अंडर मैकॉली, मैकॉली ने जो लॉ कमीशन बनाया था उसके अंडर जो प्रोविजंस थे उसके हिसाब से अब सब चल रहा था। प्रोविजंस फॉर इंडियंस इन गवर्नमेंट सर्विस, अब गवर्नमेंट के सर्विस में, सिविल सर्विसेज में इंडियंस भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट चार्टर एक्ट जो है आज के लिए ये लास्ट होगा, इसके बाद 57 का रिवोल्ट हम देखेंगे, फिर उसके बाद हम आगे के जो चार्टर एक्ट्स आए हैं और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट आए हैं, वो सब हम देखेंगे आज़ादी तक के, ठीक है। तो ये आज के लिए लास्ट है 1853 का। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 की अगर हम बात करें, वॉज द लास्ट चार्टर एक्ट, तो ये लास्ट चार्टर एक्ट था। तो चार्टर एक्ट लास्ट है मतलब यानी कि जो 20 साल के लिए हर बार एक्सटेंड हो रहा था टर्म, वो अब खत्म हो गया है 1853 में। पास्ड फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी, इट वॉज पास्ड ऑन एक्सपायरी ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो यानी कि 1833 का जो चार्टर एक्ट था ये जब पास हुआ था तो इसने कहा था 20 साल के लिए फिर से एक्सटेंड होगा, यानी कि 1853 की बात हुई थी। लेकिन अब 1853 में ऐसा कोई चार्टर एक्ट में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं डाला गया कि अनदर 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड होगा, ठीक है। द चार्टर वॉज रिन्यूड, ये रिन्यू किया गया, बट नो सब्सटेंसिकल चेंजेस वर मेड, कुछ खास चेंजेस नहीं किए गए थे, स्पेशली 20 साल की मोनोपोली तो कतई नहीं दी गई थी। However, this was for the first time that this charter act, unlike other charter act, didn't fix any time limit, यानी कि ये पहली बार था 1853 के चार्टर एक्ट में कि पिछले एक्ट्स की तरह अब कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं किया गया था, जैसे हर बार 20 साल के लिए फिक्स था, तो इस बार कुछ टाइम लिमिट फिक्स नहीं की गई थी फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज इन इंडिया। लॉर्ड डलहौजी जो थे इस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ये ध्यान रखना है कि जब 1853 का चार्टर एक्ट आया था तो इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। व्हेन द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 वाज पास्ड, the Charter Act of 1853 has its major significance as it marks the beginning of the parliamentary system in India. तो चार्टर एक्ट जो था 1853 का, ये बहुत ही मेजर सिग्निफिकेंस रोल निभाता है, जिसकी वजह से क्या हुआ था, स्टार्टिंग हुई थी पार्लियामेंट्री सिस्टम की इंडिया में। तो इंडिया में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम स्टार्ट हुआ था वो 1853 की जो चार्टर एक्ट था उसके अंदर हुआ था, और उस टाइम पे जो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। ये ध्यान रखना है कि लॉर्ड डलहौजी ही थे जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की लेकर आए थे, ठीक है, पॉलिसी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे अब चार्टर एक्ट 1853 का, कि बैकग्राउंड क्या था, क्यों ऐसा हुआ कि इनको आगे एक्सटेंड नहीं किया गया था। अनड्यू एक्सपेंडिचर्स थे, यानी कि कुछ खर्चे थे इनके जो अनड्यू रह गए थे, जो ये चुका नहीं पाए थे, और अननेसेसरी डिले चल रहा था इन डिस्पैच करने के लिए बिजनेस प्रोसेस को, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। देखिए ये ऑफिस बहुत पहले बना दिए गए थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, इससे पहले के चार्टर एक्ट्स में, सॉरी, रेगुलेटिंग एक्ट्स और पिट्स इंडिया एक्ट करवा चुकी हूँ, वो वाली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, तब आपको ये वीडियो समझ में आएगी, ठीक है। टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल चेंजेस हुए थे, टेरिटरी चेंजेस हुई थी, पॉलिटिकल चेंजेस हुआ था, क्योंकि अब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, अब और भी यूरोपियन कंपनियां हैं जो इंडिया में आके ट्रेड कर सकती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि अब डायरेक्ट क्राउन यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपना रोल निभाने लगी थी इंडिया में। आफ्टर द एक्ट ऑफ 1833 के बाद की बात कर रहे हैं ये, एज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड ऑलरेडी अनेक्स्ड सिंध एंड पंजाब। देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर क्या हुआ था कि सिंध और पंजाब जो है ये अनेक्स्ट कर लिए गए थे, एंड अ नंबर ऑफ अदर इंडियन स्टेट्स को भी ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर यानी कि इंडियन ब्रिटिश टेरिटरी में ले लिया था इंडिया को। ब्रिटिश टेरिटरी का मतलब ये नहीं कि वो ब्रिटेन में मिक्स कर, नहीं, इंडियन टेरिटरी को ही, जो ब्रिटिश का एरिया था उसके अंदर इन्होंने सिंध और पंजाब को ले लिया था। मान लीजिए अगर ये हमारा इंडिया है पूरा, ऐसे ही बता रही हूँ, अब इतने में हमारा जो है ब्रिटेन ने अपना कब्जा कर रखा है, ब्रिटिशर्स ने अपना कब्जा किया हुआ है, तो अब जो टेरिटरी ये बढ़ाएगा तो ये ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी मानी जाएगी, ना कि सिर्फ इंडियन टेरिटरी मानी जाएगी, ठीक है। ये वाली इंडियन टेरिटरी हो जाएगी जो अभी भी इनसे बाहर है, लेकिन ये ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी मानी जाएगी। क्लियर हो गया। There were also concerns raised about the role of the Governor General of India as the Governor of Bengal, as its lead to certain decisive decision to favor of Bengal.
और भी ये चीज़ भी बोली गई कि कुछ कंसर्न्स हुए थे कि जब गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था तो कहीं ना कहीं ये था कि उनका एक तरफा डिसीजन जो है वो बंगाल के फेवर में ही रहेगा, ऐसी बातें उठाई गई थी उस वक्त पे। देयर वॉज ऑल्सो अ डिमांड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। मैंने कहा था इससे पहले जो एक्ट आया था वो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात करता था, लेकिन 1853 का जो चार्टर एक्ट था इसने यहाँ पर डिमांड रखी गई थी कि अब पावर जो है डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, हर किसी को यहाँ पे आके अधिकार मिलना चाहिए, एंड फॉर गिविंग द इंडियंस अ शेयर इन द मैनेजमेंट ऑफ देयर ओन अफेयर्स। अब इंडिया की टेरिटरी है, इंडिया ही ग्राउंड है, इंडियन ग्राउंड पे आकर आप इंडियंस को ही उनके मिनिस्ट्रीज का पार्ट नहीं बना रहे हो, उनको जॉब्स नहीं दे रहे हो, तो अब टाइम आ गया था कि आप अपनी पावर को डिसेंट्रलाइज करो और इंडियंस के लैंड पे ही रहते हुए आप इंडियंस को भी राइट्स दो, उनको खुद के अपनी ज़मीन पर कि वो जॉब कर सके, मिनिस्ट्रीज़ में जॉब कर सके, सिविल सर्विसेज में जॉब कर सके, एक्सटर्नल अफेयर्स वगैरह में इन सब में पार्टिसिपेट कर सके। तो कहीं ना कहीं अब इंडियंस की राइट्स की बात उठने लगी थी। क्लियर हो गया? इट वॉज अंडर द अबव सर्कमस्टांसिस डेट द ब्रिटिश पार्लियामेंट ने डिसाइड किया रिन्यू करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर एक्ट ईयर 1853 को। कंपनी इन द प्रेसीडिंग ईयर अपॉइंटेड 2 कमिटीज़। अपनी प्रोसीड करते हुए ईयर में कंपनी 2 कमिटीज़ को अपॉइंट करती है, कंपनी की बात हो रही है, टू लुक इन टू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी को जज करने के लिए कि अब कंपनी में क्या दिक्कत आ रही है कि इतनी कमियां निकल के आ रही हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिपोर्ट्स चार्टर एक्ट ऑफ 1853 वॉज फ्रेम्ड एंड पास्ड। ठीक है, तो सब कुछ मद्देनजर रखते हुए, कमियों को निकालते हुए कि क्या दिक्कत चल रही है, सबको फ्रेम में लाकर चार्टर एक्ट ऑफ 1853 पास किया गया था। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ये रिन्यू किया करता था द पावर ऑफ द कंपनी की, पावर ऑफ कंपनी को रिन्यू किया एंड अलाउ किया इट टू रिटेन टेरिटरीज, कि टेरिटरीज रिटेन करें, एंड रेवेन्यू ऑफ द इंडियन टेरिटरीज इन ट्रस्ट फॉर द क्राउन, क्राउन का ट्रस्ट जीतने के लिए। हाउएवर दिस चार्टर एक्ट डिडंट ग्रांट कमर्शियल प्रिविलेजेस। यहाँ पे कमर्शियल प्रिविलेज जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो खत्म हो चुका था फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एज द प्रीसीडिंग चार्टर एक्ट्स हैड प्रोवाइडेड। ओवरऑल कहने की बात ये है कि ये एक्ट रिन्यू ज़रूर किया गया, लेकिन उसमें सिर्फ कंपनी की पावर करी गई, उसकी टेरिटरी को रिटेन किया गया, रिवेन्यूज़ की बात की गई, ठीक है, ताकि वो क्राउन का ट्रस्ट जीत सकें। लेकिन जो अब तक जो मोनोपोली थी, हर 20 साल की जो प्रिविलेजेस मिल रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो यहाँ पर बाकी एक्ट्स की तरह नहीं थे, यहाँ पे वो ख़त्म कर दिए गए थे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में बहुत अच्छे से रखनी है। की प्रोविजंस देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है 1853 और 1833 का, दोनों ही आपको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि बहुत ही बारीकियों से इनमें डिफरेंसेस किए गए थे। तो लेजिस्लेटिव पावर अगर हम देखें, फॉर द फर्स्ट टाइम द गवर्नर लेजिस्लेटिव जनरल्स, यानी कि जो गवर्नर थे उनके जो लेजिस्लेटिव के जनरल काउंसिल थी एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस वर सेपरेटेड। यानी गवर्नर जनरल अब तक जो है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों पावर निभा रहे थे, लेकिन अब लेजिस्लेटिव पावर और एग्जीक्यूटिव पावर इन दोनों को सेपरेट कर दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट अपनी लैंग्वेज में इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। इट प्रोवाइडेड फॉर द एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स। यहाँ पर एडिशन होता है 6 नए मेंबर्स का टू द काउंसिल में, नोन एज द लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए, अभी तक गवर्नर जनरल के हाथ में सारी एडमिनिस्ट्रेशन की पावर थी, लेकिन अब ये गवर्नर जनरल की पावर जो है सेपरेट हो गई है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में। अब लेजिस्लेटिव में इन्होंने 6 मेंबर्स को ऐड किया है, ठीक है। To put it another way, it created a distinct Governor General Legislative Council which became known as Indian Central यानी Indian Legislative Council, जिसको हम बोलते थे ILC, यानी कि Indian Legislative Council कब बनाई गई थी? 1853 के चार्टर एक्ट में। इसको अभी के अभी नोट कर लो। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं द काउंसिल्स की लेजिस्लेटिव ब्रांच। अब जो काउंसिल थी उसकी जो लेजिस्लेटिव की ब्रांच बनाई गई, एक्टेड एज अ मिनी पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये मिनी पार्लियामेंट का रोल कर रही थी, फॉलोइंग द सेम प्रोसीजर एज द ब्रिटिश पार्लियामेंट। यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट तो मेन पार्लियामेंट है ही, लेकिन इंडिया में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी वो एक्ट कर रही थी एज अ मिनी पार्लियामेंट। कहाँ पर? इंडिया में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बस ये हमारी 2-3 स्लाइड्स और रह गई हैं, मतलब 2-3 नहीं, 4-5 स्लाइड्स हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेशन वॉज कंसिडर्ड अ डिस्टिंक्ट गवर्नमेंट। यानी कि पहली बार जो लेजिस्लेशन था इसको कंसीडर किया गया एक अलग गवर्नमेंट के फंक्शन के रूप में। नीडेड स्पेशलाइज्ड अपैरेटस एंड प्रोसीजर्स। अब तक क्या था, एक गवर्नर जनरल बना दिया, वही सब कुछ कर रहा है। लोग इस चीज़ से बहुत वो हो गए थे कि अब पावर जो है सेपरेट हुई है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, तो अब लग रहा है कि एक अलग गवर्नमेंट बनाई गई है इंडिया को फंक्शन करने के लिए, एक लॉ तरीके से, एक मेंटेन्ड तरीके से इंडिया को रन करने के लिए। द प्रोसीजर ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल in matters of legislation was to be the same as followed by the British Parliament.
मेंबर कुड आस्क द क्वेश्चन। देखिए लेजिस्लेशन में क्या था, पार्लियामेंट में मेंबर्स आस्क कर सकते हैं क्वेश्चन और डिस्कस कर सकते हैं द पॉलिसीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल वो होती है, एग्जीक्यूशन का मतलब होता है जो एग्जीक्यूट कर रहा है, जो इम्प्लीमेंट कर रहा है ग्राउंड लेवल पे। तो क्या आपको इम्प्लीमेंट करना है, कौन सी पॉलिसीज बनानी है ग्राउंड लेवल पे, आपको क्या क्या काम करना है, उसका जो क्वेश्चन और डिस्कशन था वो यहाँ पर होता था। द राइट टू वोट अ बिल पास किया गया। देखिए राइट टू वोट का एक बिल था कि सबको राइट है वोट करने का, ये एक बिल पास किया गया बाय द काउंसिल के द्वारा इन इट्स लेजिस्लेटिव कैपेसिटी वॉज गिवन टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। द लेजिस्लेटिव बिजनेस वॉज कंडक्टेड इन पब्लिक एंड डिस्कशन वॉज ओरल। अब लेजिस्लेटिव बिजनेस को जो है कंडक्ट किया गया पब्लिक में और डिस्कशन जो है ओरली किया गया था, बोल के किया गया था। बिल्स वर रेफर्ड टू द सेलेक्ट कमिटी। अब जो बिल्स हैं इसको रेफर किया गया टू द सेलेक्ट कमिटी रेदर देन द इंडिविजुअल मेंबर। अब इस बिल में इंडिविजुअल मेंबर्स का रोल नहीं था, अब एक कमेटी सेलेक्ट करी गई थी, वो कमेटी मिलकर बिल बनाती थी, पास करती थी, एक्ट बनता था, तो पूरा प्रोसेस चलता था। रिडक्शन इन नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। अब नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के काउंटिंग में रिडक्शन किया गया था। इन इंग्लैंड चार्टर एक्ट ऑफ 1853 रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम 24 टू 18। कहने का मतलब है कि 1853 के चार्टर एक्ट में इंग्लैंड में क्या होता है, रिड्यूस होता है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जितने होते थे कंपनी के, 24 से 18 कर दिया गया। ये नंबर आपको ध्यान रखना है, इसको लिख लेना पॉइंट बना के, ठीक है, कि 24 से 18 जो है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स किए गए थे इंग्लैंड में। 1853 की बात हो रही है। आउट ऑफ दिस 18, इन 18 मेंबर्स में से जो 6 मेंबर्स थे उनको अपॉइंट किया गया बाय द क्राउन। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 6 उसमें से क्राउन के अपॉइंटेड मेंबर्स थे। क्राउन मतलब ब्रिटिशर्स, ब्रिटेन के। बाय द एक्ट ऑफ 1853 द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वॉज डिस्पोज्ड ऑफ देयर पावर ऑफ पेट्रोनेज। 1853 में क्या हुआ, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ये आपको ध्यान रखना है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को क्या हुआ, इसकी पावर और पेट्रोनेज को डिस्पोज कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। एंड द हाई पोस्ट वर मेड सब्जेक्ट्स टू द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को हाई पोस्ट बना दिया गया है। वेयर नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, वुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलीजन। ठीक है। मैकुले कमेटी जो लॉ कमीशन बनाया गया था ऑफ 1854 में, ये ध्यान रखना है, ये कमेटी कब आई थी, 1854 में आई थी। विच वॉज द कमेटी फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज। जो मैकुले कमेटी थी ऑफ 1854 की, विच वॉज द कमेटी फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज की कमेटी बनाई गई थी, ध्यान रखना है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि जो मैकॉले कमेटी बनाई गई थी 1854 में, वो किस पर्पज से बनाई गई थी, तो इंडिया में सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म लाने के लिए या उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये आए थे इंडिया में। द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिनकी बात हो रही है वॉज एम्पावर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ न्यू प्रेसिडेंसी। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने एम्पावर किया कि वो एक नई प्रेसिडेंसी बनाएंगे। द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बाय द एक्ट ऑल्सो कुड ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। बहुत ही बड़ी पावर दे दी गई थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में कि अभी तक जो मतलब जो ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी जिसे हम बोलते हैं, इसके अंडर जितने भी स्टेट्स हैं ब्रिटिशर्स के पास, इसकी जो बाउंड्री है इसको ये ऑल्टर कर सकती है, यानी कि इसको चेंज कर सकती है, कम या ज़्यादा कर सकती है, अपने हिसाब से वो उस स्टेट को बदल सकते हैं। एंड इनकॉर्पोरेट द न्यूली एक्वायर्ड स्टेट। ठीक है। दिस प्रोविजन वॉज मेड टू क्रिएट अ सेपरेट लेफ्टिनेंट गवर्नरशिप फ्रॉम पंजाब इन द ईयर 1859। अब आपको स्टेट ऑल्टर करना है, उसकी बाउंड्रीज चेंज करनी है, तो इस प्रोविजन को लाने के लिए इन्होंने एक सेपरेट लेफ्टिनेंट गवर्नरशिप बनाया फॉर पंजाब के लिए इन द ईयर 1853। यानी कि कहीं ना कहीं चाहते थे कि पंजाब भी इनके अंडर में आ जाए, तो उसको लाने के लिए अपने अंडर में ब्रिटिशर्स ने इतना खेल किया था, अलग अलग पॉलिसीज़ बनाई थी। एक्सपेंशन की हम बात करेंगे गवर्नर जनरल्स की ऑफिस की, कि इनकी ऑफिस का एक्सपेंशन कैसे हुआ, लोग मेंबर कैसे बढ़े। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 की हम बात करें, मार्क्स द एक्सपेंशन ऑफ द काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल फॉर लेजिस्लेटिव पर्पज़। तो 1853 में जो चार्टर एक्ट आया था, इसने एक्सपेंशन की बात करी थी काउंसिल्स की ऑफ द गवर्नर जनरल फॉर लेजिस्लेटिव पर्पज़। यानी कि गवर्नर जनरल के अंडर जो काउंसिल थी उनमें एक्सपेंशन यानी कि मेंबर्स बढ़ाने की बात करी थी कि हमें अब लेजिस्लेटिव वर्क करना है, हमारी एक अलग ऑफिस बना दिया गया है, तो उसके पर्पज़ के लिए हमें मेंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। द फोर्थ मेंबर वॉज प्लेस्ड। जो चौथे मेंबर थे उनको प्लेस कर दिया गया टू एन इक्वल स्टेटस विद द अदर मेंबर्स। यानी कि जो 4 मेंबर थे, अब उनको उनमें से जो एक स्पेशल था, अब उन चारों को इक्वल स्टेटस दे दिया गया। एंड द काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव पर्पज़ विच हैड 6 मेंबर्स, जो क्राउन के 6 मेंबर थे, नाउ वॉज एक्सपेंडेड टू 12 मेंबर्स। ठीक है, ये ध्यान रखना कि 6 से 12 कर दिए गए थे। दीज 12 मेंबर्स कौन कौन से थे,
क्राउन के, ये ध्यान रखना है आपको। द गवर्नर जनरल ये पहली पोस्ट थी, फिर कमांडर इन चीफ ये दूसरी पोस्ट हुई। मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल जो थे वो 4 थे, वो हमने देख लिया ऊपर कि इनको चारों को इक्वल स्टेटस दिया गया। और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे कलकत्ता में, इनकी एक पोजीशन थी। एक रेगुलर जज थे सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में, इनकी पोजीशन एक हो गई। तो इस तरीके से आपको देखना है। अब रिप्रेजेंटेटिव वन मेंबर हैं ड्रॉन फ्रॉम द कंपनीज सर्वेंट विथ 10 ईयर्स मिनिमम टेन्योर एंड अपॉइंटेड बाय द लोकल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर इज 4। तो 4 कौन थे? बंगाल से, मद्रास, बॉम्बे और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसियर से थे, लोकल गवर्नमेंट से हायर किए गए थे। इनका जो टेन्योर था ये मिनिमम 10 साल का था। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब टोटल मिला के हो गए 12, ठीक है। तो 12 मेंबर्स थे इनकी काउंसिल में, ये ध्यान रखना है। लेजिस्लेटिव मतलब जो लेजिस्लेटिव पर्पज़ के लिए इनको हायरमेंट चाहिए था, अपॉइंटमेंट चाहिए था, वो इनको मिल चुका था। ओपन कंपटीशन सिस्टम की हमने बात सुनी थी अभी, ICS यानी इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए। तो उसके लिए क्या हुआ था? इट स्टैब्लिश्ड एन ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर सिविल सर्वेंट सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट। तो इसने स्टैब्लिश किया था ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्वेंट्स और सिलेक्शन किया था रिक्रूटमेंट के लिए। एज अ रिजल्ट क्या हुआ? द कन्वर्नेटेड यानी कि CCS बोलते हैं जिसको, कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज वाज मेड अवेलेबल टू इंडियंस एज वेल। यानी कि अब सिविल सर्विसेज में इंडियंस को भी अपॉइंट करा जाने लगा था। 1853 के चार्टर एक्ट की बात हो रही है। इन 1854 एक साल बाद क्या होता है? मैकॉली कमेटी आती है और ये कमेटी बात करती है इंडियन सिविल सर्विसेज के बारे में, तो ये उसको फॉर्म करती है। ये ध्यान रखना कि मैकॉली कमेटी किससे रिलेट है। दिस एक्ट रिमूव्ड द राइट ऑफ पैट्रोनेज। इस एक्ट ने जो राइट ऑफ पैट्रोनेज था इसको रिमूव किया टू अपॉइंटमेंट इन सिविल सर्विसेज हेल्ड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्ट जो है अपॉइंटमेंट नहीं करेगा सिविल सर्विसेज में। द अपॉइंटमेंट वॉज टू बी डन ओनली बाय ओपन कॉम्पिटिशन बेस्ड ऑन। अब कोई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नहीं करेगा, अब एक ओपन कॉम्पिटिशन होगा, उसके बेस पे मेरिट लिस्ट आएगी और उसके हिसाब से ही जो है ICS में आप सर्विस दे पाओगे। एंड द रिपोर्ट रिकमेंडेड दैट ओनली द फिटेस्ट टू बी सेलेक्टेड इन द ICS, यानी इंडियन सिविल सर्विस में वही आएगा जो बिल्कुल फिटेस्ट माना जाएगा, ठीक है। फीचर्स ऑफ द चार्टर एक्ट 1853 के फीचर्स क्या थे? For the first time, legislative and executive function of the Governor General's Council were separated। ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर जो है सेपरेट कर दी गई थी। दिस एक्ट सर्व्ड एज द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इस एक्ट ने क्या किया था? सर्व किया था एज अ मॉडर्न पार्लियामेंट। देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी इसी एक्ट में आया था, ये ध्यान रखना है। एंड द लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल एक्टेड एज अ पार्लियामेंट ऑन द मॉडल ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। यानी कि इंडिया में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी वो इंडिया में एज अ मिनी पार्लियामेंट रोल कर रही थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह, ठीक है। इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल। इसने कंपनी के रूल को एक्सटेंड किया फॉर इनडिफाइनाइट पीरियड। देखिए इनडिफाइनाइट पीरियड का मतलब ये नहीं कि कितने भी साल तक हो सकता है। अब तक जो 20 साल के लिए एक्सटेंड हो रहा था अब 10 साल में ही खत्म हो जाए, या 5 साल में ही खत्म हो जाए, या 1 साल में ही खत्म हो जाए, या होने के लिए 20 साल से ज़्यादा टाइम के लिए भी ये चल सकता था। लेकिन अब कोई पीरियड डिसाइड नहीं किया गया था या कोई लिमिट नहीं बनाई गई थी, अनलाइक द प्रीवियस चार्टर एक्ट्स, ठीक है। Thus it could be taken over by the British government at any time। अब ब्रिटिश क्राउन ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्लियर बोल दिया कि अब हम आपसे, ईस्ट इंडिया कंपनी से, इंडिया का जो ट्रेडिंग राइट्स है वो कभी भी छीन सकते हैं, हम कभी भी वो टेक ओवर कर सकते हैं। कंपनीज इन्फ्लुएंस वॉज फर्दर रिड्यूस्ड बाय दिस एक्ट। तो कंपनी का जो इन्फ्लुएंस था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इन्फ्लुएंस था वो काफ़ी रिड्यूस हो गया था इस स्टेटमेंट के बाद। एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नाउ हैड 6 मेंबर्स हु वर क्राउन नोमिनेटेड। अब जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मनमानी नहीं चलेगी। जो 6 मेंबर्स थे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे और वो भी क्राउन ने नॉमिनेट किए थे, ठीक है। इट गेव बर्थ टू द इंडियन सिविल सर्विस। ICS को इन्होंने बर्थ दिया 1853 के चार्टर एक्ट ने। एंड वॉज ओपन टू ऑल इंक्लूडिंग इंडियंस। अब ये सबके लिए ओपन था, तो यानी कि ब्रिटिशर्स के लिए तो था ही, अब इंडियंस के लिए भी हो गया। दिस एंडेड द सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट बाय रिकमेंडेशन। यानी कि इस सिस्टम से, ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम से क्या हुआ? इससे एंड हुआ एक सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट जो रिकमेंडेशन से, यानी कि किसी के कहते हैं ना अप्रोच लगाने से, या स्टार्टेड अ सिस्टम टू ओपन एंड फेयर कंपटीशन पे ये स्टार्ट हुआ। अब कोई अप्रोच बेस्ड आपकी जॉब नहीं लगेगी, अब फेयर कंपटीशन होगा, ओपनली होगा, और जो फिटेस्ट होगा उसी को ICS में अपॉइंट किया जाएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड। पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन की बात हुई है, इंट्रोड्यूस किया गया है इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल में इन द फॉर्म ऑफ 4 मेंबर्स।
यानी कि लोकल कहने का मतलब है कि पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस को लिया जाएगा, लोकल गवर्नमेंट को लिया जाएगा, लोकल रिप्रेजेंटेशंस को लिया जाएगा। और वो 4 मेंबर्स थे, कौन से थे? फ्रॉम द लोकल गवर्नमेंट, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। ये ध्यान रखने की 4 जगहों से इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में उस टाइम पे पार्टिसिपेट लेने की बात की गई थी। अब हम क्रिटिसिज्म देखेंगे 15.3 का हुआ था जो एक्सक्लूजन ऑफ द इंडियंस फ्रॉम द लेजिस्लेटिव काउंसिल, वन ऑफ द मेजर डिफेक्ट्स ऑफ द चार्टर एक्ट 1853। कह रहा है कि आपने सिर्फ 4 लोगों को ही उसमें मेंबर बनने का मौका दिया, जबकि 12 मेंबर थे, तो ये कहीं ना कहीं गलत चीज़ थी। एज द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 डिडंट गिव ईस्ट इंडिया कंपनी right to govern India for another 20 years, it gave an opportunity to the home government to step in। कह रहे हैं कि ये एक अच्छी बात बोली गई कि अच्छा था कि 1853 के चार्टर एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 20 साल की मोनोपोली नहीं दी इंडिया में ट्रेड करने के लिए। उसकी वजह से अपॉर्चुनिटी मिली होम गवर्नमेंट यानी इंडियन के लोगों को, इंडिया की गवर्नमेंट को मौका मिला स्टेप लेने का, एक पार्टिसिपेट करने के लिए, किसके साथ? टेक प्लेस इन द ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ काम करने का, इंडिया में रह के ही। दिस प्रोसेस वॉज हेजेंट बाय द हैपनिंग ऑफ 1857। ये होने के बाद ही 1857 में जब लोग गवर्नमेंट में आए, लोकल लोग जो है गवर्नमेंट का पार्ट बने, उन्हें पता चला कि और भी बहुत सुधार हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें रिफॉर्म हो सकती है, लेकिन ब्रिटिशर्स होने नहीं दे रहे हैं। इसी की वजह से जो है कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति होती है, जिसको हम बोलते हैं म्यूटिनी, यानी कि सीपॉय म्यूटिनी भी बोलते हैं। हमने बहुत सारे नाम दे रखे हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी हम बोलते हैं सीपॉय म्यूटिनी को, तो इसलिए हम इसको म्यूटिनी बोलते हैं 1857 की क्रांति को। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वीडियो हमारी 1857 की क्रांति पे ही बनेगी। उसके बाद फिर जो एक्ट्स आते हैं, कंटिन्यूस इंडियन काउंसिल एक्ट्स वगैरह आएंगे, 1909 का आएगा, 1999 का आएगा, 1919 का आएगा, उसके बाद 1935 का आएगा, तो चेंज होंगे काफ़ी सारे, हम इससे पहले के ही पढ़ेंगे। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे कि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।